औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम क्लास 10 यूनिट नंबर 1 के क्वेश्चन नंबर 12 की जानिब दें कि क्वेश्चन नंबर 12 में क्या पूछा गया है हमारी बुक एक्सरसाइज में। बुक एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 12 मुख्तलिफ किस्म के टॉपिक्स हैं जिनके दरमियान में फ़र्क पूछा गया है कि इन चीज़ों के दरमियान में क्या फ़र्क है। तो मैंने जब अपने लेक्चर्स पिछले जो बताए थे उसमें सारे टॉपिक्स को कवर किया था और उनके कॉन्सेप्ट्स जो है वो दिए थे। उम्मीद है आप लोगों ने वो सारे लेक्चर्स पीछे देखे होंगे। अगर उन सब के कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हो गए हैं तो आप इन सब के डिफरेंसेस भी जो है वो बहुत इजीली बता सकेंगे। तो हम बढ़ते हैं पहले अपने डिफरेंस की तरफ। पहला डिफरेंस है हमारा रेस्पिरेशन एंड ब्रीथिंग। क्या रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है, इसकी हमने डेफिनेशन भी पढ़ी थी पीछे, बहुत डिटेल में हमने जो है वो रेस्पिरेशन का प्रोसेस पढ़ा था, कौन कौन से ऑर्गन्स हैं जो इसमें हिस्सा लेते हैं रेस्पिरेशन में। और अब वो यहाँ पर आपसे ये पूछ रहे हैं कि रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग में फ़र्क क्या है। बेसिकली जो रेस्पिरेशन है वो एक बायोकेमिकल प्रोसेस है जो कि हमने पहले भी पढ़ा था कि हम इसके अंदर जो है वो मुख्तलिफ किस्म के केमिकल्स इन्वॉल्व होते हैं। और ब्रीथिंग जो है वो एक फिजिकल प्रोसेस है, इसमें बॉडी के कुछ ऑर्गन्स हैं जिनके ज़रिए से एयर को इनहेल या एक्सहेल किया जाता है। तो इसका पहला डिफरेंस से आ जाएगा कि रेस्पिरेशन जो है वो एक बायोकेमिकल प्रोसेस है और ब्रीथिंग फिजिकल प्रोसेस है। सेकेंड डिफरेंस में हम उसकी डेफिनेशन भी लिख सकते हैं कि इन दिस प्रोसेस ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। ये रेस्पिरेशन की डेफिनेशन आ जाएगी। मुख्तलिफ टर्म्स में हम इसको लिख सकते हैं, मुख्तलिफ तरीकों से लिख सकते हैं, जिस तरह से आपको आसानी लगती है आप उस तरह से रेस्पिरेशन की डेफिनेशन लिखें। इसमें सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है, इस प्रोसेस में बेसिकली हो क्या रहा है। इसमें ग्लूकोज जो है वो ब्रेक डाउन हो रहा है और ग्लूकोज की ब्रेक डाउन किसकी प्रेजेंस में हो रही है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रही है। और ड्यू टू ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज क्या चीज प्रोड्यूस हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। तो इस पूरे प्रोसेस को जिसमें ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर एनर्जी प्रोड्यूस होते हैं, उसे हम रेस्पिरेशन कहते हैं। जबकि अगर हम इसका डिफरेंस देखें ब्रीथिंग में, तो ब्रीथिंग में क्या प्रोसेस है, ब्रीथिंग के प्रोसेस में एयर इज मूव्ड इन एंड आउट ऑफ द लंग्स। जैसे कि ऊपर वाले डिफरेंस में आपको बताया कि ये एक फिजिकल प्रोसेस है। ब्रीथिंग में क्या है, एयर जो है वो मूव कर रही है इन और आउट ऑफ द लंग्स सो दैट गैसेस एक्सचेंज कैन टेक्स प्लेस। तो इसमें इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, इसकी डेफिनेशन में हमने क्या लिखना है, हमने ये लिखना है कि हवा जो है वो जब मूव करती है, यानी गैसेस का जो एक्सचेंज टेक्स प्लेस होता है, उस प्रोसेस को हम ब्रीथिंग कहते हैं। इसी तरह से जो थर्ड इसका डिफरेंस है वो ये है कि रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है वो इंटरसेलुलर प्रोसेस होता है। इंटरसेलुलर मतलब कि ये सेल के अंदर होता है रेस्पिरेशन का प्रोसेस, जबकि ब्रीथिंग जो है वो एक एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोसेस है, ये एक सेल में नहीं होता है। जो जो एयर हमारी बॉडी से बाहर है वहां पर तो कोई सेल मौजूद नहीं है, तो वो एयर बॉडी के बाहर से बॉडी के अंदर मूव कर रही है और फिर जो बॉडी के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बॉडी से बाहर मूव कर रही है, तो ये सेल के अंदर नहीं हो रहा है। इसलिए हम इसका थर्ड डिफरेंस ये लिख सकते हैं कि रेस्पिरेशन इज एन इंट्रासेलुलर प्रोसेस और ब्रीथिंग इज एन एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोसेस। नेक्स्ट जो है वो हमारा डिफरेंस है रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस। तो रेस्पिरेशन तो हमने डिटेल में बहुत स्टडी कर लिया है, अपने सारे लेक्चर्स में भी स्टडी किया है और ऊपर भी अभी मैंने आपको डिफरेंस में बताया है। बिल्कुल इसी तरह से हम रेस्पिरेशन की डेफिनेशन जो हमने ऊपर लिखी है हम वो वही यहाँ पर भी लिखेंगे, क्योंकि आपको याद करने में आसानी होगी। हम बार बार जो है वो चेंज नहीं करेंगे, इसकी वर्डिंग टर्मिनोलॉजी चेंज नहीं करेंगे, ताकि आप एक दफ़ा याद करें और कहीं पर भी इसका डिफरेंस किसी चीज से पूछा जा सकता है तो वो आप वही वाली डेफिनेशन जो है वो लिख लें। तो रेस्पिरेशन की डेफिनेशन वही है कि रेस्पिरेशन इन द प्रोसेस in which glucose is broken down in the presence of oxygen into carbon dioxide, water and energy. Now वो आप तो ये आपसे ये पूछ रहे हैं कि रेस्पिरेशन फोटोसिंथेसिस से कैसे मुख्तलिफ है। तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में क्या होता है, इस रेस्पिरेशन का बिल्कुल ऑपोजिट प्रोसेस होता है ये। इस प्रोसेस में ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन आर प्रोड्यूस, जबकि इस रेस्पिरेशन के प्रोसेस में ग्लूकोज ब्रेक हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रही है ग्लूकोज की। लेकिन फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में ग्लूकोज और ऑक्सीजन जो है वो प्रोड्यूस हो रहे हैं बाय कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो यहाँ पर जो चीज़ प्रोडक्ट के तौर पर थी, यहाँ पर वो रिएक्टेंट के तौर पर यूज हो रही है और वो आपस में मिल के कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर सनलाइट की प्रेजेंस में और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में
आपस में रिएक्शन करते हैं और क्या प्रोड्यूस करते हैं, ग्लूकोज और ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि रेस्पिरेशन का ऑपोजिट प्रोसेस जो है वो फोटोसिंथेसिस है, या फोटोसिंथेसिस का ऑपोजिट प्रोसेस रेस्पिरेशन है। अगर आप कोई एक भी डेफिनेशन याद कर लेंगे तो आपको इजीली दूसरी डेफिनेशन याद करने में बहुत आसानी रहेगी। इसका सेकंड डिफरेंस होगा, इट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग डे एंड नाइट। रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है उसमें चूंकि सनलाइट की जरूरत तो नहीं है, इसलिए ये प्रोसेस ऑल टाइम होता है, ये डे नाइट किसी भी टाइम पर जो है वो होता रहता है, यानी हर टाइम होता है। जबकि फोटोसिंथेसिस में ऊपर आपको बताया गया है इसकी डेफिनेशन में कि प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट की प्रेजेंस में ये प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस का। तो इसमें हम इसके डिफरेंस में ये आ सकता है कि चूंकि ये ऑल टाइम प्रोसेस होने वाला है और ये फोटोसिंथेसिस है टेक्स प्लेस ओनली एट डे टाइम, ये सिर्फ डे टाइम पर होता है। इसी तरह से रेस्पिरेशन का थर्ड डिफरेंस में है कि ये कैटाबॉलिक प्रोसेस है और फोटोसिंथेसिस जो है वो एक एनाबॉलिक प्रोसेस है। 9th क्लास में आप लोगों ने ये टर्म्स डिटेल में स्टडी की होंगी, फिर भी मैं यहाँ आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि कैटाबॉलिक प्रोसेस क्या होता है। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें किसी भी मॉलिक्यूल की ब्रेक डाउन हो रही होती है वो एक कैटाबॉलिक प्रोसेस होता है। और एनाबॉलिक प्रोसेस का मतलब है कि कोई चीज़ बन रही है, यानी किसी चीज़ की कंस्ट्रक्शन हो रही है, ब्रेक डाउन नहीं हो रही है, कंस्ट्रक्शन हो रही है, ऐसे प्रोसेस को हम एनाबॉलिक प्रोसेस कहते हैं। तो ये हमने ऊपर पढ़ा है कि फोटोसिंथेसिस में जो है वो क्या चीज़ बन रही है, ग्लूकोज बन रहा है, यहाँ कंस्ट्रक्शन हो रही है। और यहाँ रेस्पिरेशन में ग्लूकोज की ब्रेक डाउन हो रही है, इसलिए इसको हम कैटाबॉलिक प्रोसेस कहते हैं। नेक्स्ट हमारा जो डिफरेंस है वो है इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। इनहेलेशन और एक्सहेलेशन को हम अपने लेक्चर में बहुत ज़्यादा डिटेल में स्टडी कर चुके हैं। मैंने डायग्रामेटिकली आप लोगों को एक्सप्लेन किया हुआ है कि इनहेलेशन का क्या प्रोसेस होता है, एक्सहेलेशन का क्या प्रोसेस होता है। अगर आप लोगों को यहाँ से नहीं समझ में आता है तो आप मेरे पिछले लेक्चर्स जो है वो उनको जाके देख सकते हैं, उनको सुन सकते हैं, आपको बहुत अच्छी तरह से जो है वो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। यहाँ आपको इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का डिफरेंस लिख दिया है मैंने, आप यहाँ से जो है वो इसके पॉइंट्स ले सकते हैं कि इनहेलेशन इज द एक्शन ऑफ ब्रीथिंग इन और एक्सहेलेशन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग आउट। सेकेंड पॉइंट इज टू इनहेल एयर, रिब केज मूव्स अपवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स। जब एयर इनहेल होती है, बॉडी के अंदर जाती है, तो रिब केज मूव करता है अपवर्ड ऊपर की तरफ और आउटवर्ड बाहर की तरफ मूव करता है, यानी वो जो चेस्ट कैविटी होती है वो इंक्रीज हो जाती है। जबकि एक्सहेलेशन में जब एयर एक्सहेल होती है, एक्सहेल का मतलब बाहर निकलती है, तो रिब केज मूव डाउनवर्ड्स, रिब केज नीचे की तरफ मूव कर जाता है और इनवर्ड्स और अंदर की तरफ जो है वो उसकी मूवमेंट हो जाती है और चेस्ट कैविटी जो है वो उसमें डिक्रीज हो जाती है, चेस्ट कैविटी का साइज जो है वो। थर्ड इसका डिफरेंस होगा, ड्यूरिंग इनहेलेशन द डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट एंड लोअर्स। इनहेलेशन के दौरान डायाफ्राम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है और लोअर यानी नीचे की साइड पर आ जाता है। और एक्सहेलेशन के दौरान डायाफ्राम जो है वो रिलैक्स हो जाता है एंड इट बल्जेस अपवर्ड्स, और ये ऊपर की तरफ जाता है। तो ये दोनों प्रोसेस जो है वो एक दूसरे के टोटली ऑपोजिट हैं, दोनों एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। जो चीज़ यहाँ पर हो रही है उसका ऑपोजिट जो है वो एक्सहेलेशन में होता है। वॉल्यूम ऑफ थोरेसिस कैविटी इंक्रीज, जैसे कि ऊपर मैंने बताया था कि रिब केज जब मूव करते हैं और अपवर्ड और आउटवर्ड की तरफ बाहर की तरफ निकल जाते हैं, तो जो थोरेसिस कैविटी है उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पर जब वो रिब केज मूव डाउनवर्ड होते हैं और इनवर्ड्स अंदर की तरफ जाते हैं, तो जो थोरेसिस कैविटी है उसका वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज हो जाता है, यानी कम हो जाता है। यहाँ पे इस कैविटी जो है, ये थोरेसिस कैविटी जो है, इसका वॉल्यूम की जगह जो है वो ज़्यादा हो जाती है और यहाँ ये वॉल्यूम यानी ये वो जगह जो है जहाँ पर लंग्स मौजूद होते हैं वो कम हो जाती है। तो ये इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का डिफरेंस था। नेक्स्ट डिफरेंस है स्टोमेटा एंड लेंटिसल्स। स्टोमेटा में दीज आर स्मॉल ओपनिंग्स प्रेजेंट इन द एपिडर्मिस ऑफ लीव्स एंड यंग स्टेम्स। ये सब भी जो है वो मैंने अपने पिछले लेक्चर्स में बहुत ज़्यादा डिटेल में जो है वो आपको उसके कॉन्सेप्ट क्लियर किए हुए हैं, आप वहाँ से जाके जो है वो सुन सकते हैं। यहाँ पर आपको डिफरेंस बता दिए गए हैं कि स्टोमेटा और लेंटिसल्स का क्या डिफरेंस है। स्टोमेटा स्मॉल ओपनिंग्स होती हैं जो कि कहाँ मौजूद होती हैं, लीव्स के एपिडर्मिस में या फिर यंग स्टेम में मौजूद होते हैं। लेंटिसल्स क्या हैं? दीज आर ओपनिंग्स प्रेजेंट इन द बार्क ऑफ वुडी स्टेम।
ये जो हार्ड पार्ट होता है प्लांट का, वहां पर जो छोटी छोटी सी ओपनिंग्स प्रेजेंट होती हैं उसे लेंटिसल्स कहा जाता है। तो स्टोमेटा लीव्स में भी प्रेजेंट होते हैं और स्टेम में भी होते हैं, और लेकिन स्टेम यंग स्टेम में होते हैं, और लेंटिसल्स जो है वो वुडी स्टेम में, यानी जो हार्ड स्टेम पार्ट होता है स्टेम का, वहां पर मौजूद होते हैं। स्टोमेटा का सेकंड डिफरेंस आप ये लिख सकते हैं कि दीज आर सराउंडेड बाय गार्ड सेल्स। स्टोमेटा के इर्द गिर्द जो है वो सेल प्रेजेंट होते हैं खास किस्म के, जिन्हें गार्ड सेल्स कहा जाता है, और लेंटिसल्स के इर्द गिर्द कोई खास किस्म के स्पेशल किस्म के सेल्स मौजूद नहीं होते हैं। थर्ड पॉइंट इसका है कि दीज आर ओपन एंड क्लोज्ड बाय गार्ड सेल्स। स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग जो है वो गार्ड सेल पर डिपेंड करती है कि गार्ड सेल जब ओपन होते हैं तो स्टोमेटा भी ओपन हो जाता है, और जब गार्ड सेल क्लोज होते हैं तो स्टोमेटा भी क्लोज हो जाता है। एंड दे रिमेन ओपन ऑल द टाइम। चूंकि यहाँ पे गार्ड सेल प्रेजेंट ही नहीं होते हैं तो ये हमेशा जो है वो ओपन रहते हैं परमानेंटली। नेक्स्ट डिफरेंस है डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस का प्रोसेस जो है वो तकरीबन एक जैसा है, लेकिन इनके दरमियान में बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस मौजूद है। इट इज द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स और आयंस फ्रॉम एन एरिया ऑफ हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। डिफ्यूजन का प्रोसेस में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कहाँ से मूव करते हैं, जो हायर कंसंट्रेशन होती है वहां से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। जबकि ऑस्मोसिस का जो प्रोसेस है उसमें भी यही सेम प्रोसेस हो रहा होता है। इट इज द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अ सॉल्यूशन ऑफ लोअर सॉल्यूट कंसंट्रेशन टू अ सॉल्यूशन ऑफ हायर सॉल्यूट कंसंट्रेशन। मूवमेंट सेम है, लेकिन मॉलिक्यूल्स में यहाँ पर आपको वाटर मेंशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे किसी भी किस्म के मॉलिक्यूल्स जो है वो हायर से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे तो वो डिफ्यूजन होगी। लेकिन यहाँ आपको ऑस्मोसिस में वाटर मॉलिक्यूल का मेंशन करना ज़रूरी है कि इट इज़ द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अ सॉल्यूशन, किसी भी सॉल्यूशन के अंदर से वाटर मॉलिक्यूल्स का मूव करना लोअर सॉल्यूट कंसंट्रेशन टू सॉल्यूशन ऑफ हायर सॉल्यूट कंसंट्रेशन। जहां पर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन जो है वो लो होगी वहां से हायर, यानी जहां सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी वहां पर मूव करना, ताकि सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम और वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा हो सके। इसलिए वाटर के मॉलिक्यूल्स जो है वो कहाँ पे मूव करेंगे, जहां सॉल्यूट की हायर कंसंट्रेशन होगी। उम्मीद है आपको ये वाला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको इस कॉन्सेप्ट में कोई भी डिफिकल्टी है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा इसको जो है वो क्लियर करने की कोशिश करूंगी। इसका नेक्स्ट डिफरेंस जो है वो आप लिखेंगे कि डिफ्यूजन कैन अकर विदाउट अ पार्शियली परमिएबल मेम्ब्रेन। डिफ्यूजन में किसी भी किस्म की मेम्ब्रेन की जरूरत नहीं होती है, जबकि ऑस्मोसिस टेक्स प्लेस अक्रॉस अ पार्शियली परमिएबल मेम्ब्रेन। ऑस्मोसिस का प्रोसेस जो है वो पार्शियली परमिएबल मेम्ब्रेन के जरिए से वकूअ पज़ीर होता है। इसका थर्ड पॉइंट है कि इन डिफ्यूजन बोथ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्लो इन ऑपोजिट डायरेक्शन। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट में मैंने आपको बताया था कि किसी भी किस्म के मॉलिक्यूल्स होंगे, सॉल्यूट होंगे, सॉल्वेंट होंगे, वो पार्टिकल्स ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। लेकिन इन ऑस्मोसिस ओनली सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्लो इन वन डायरेक्शन। यहाँ पर सिर्फ सॉल्वेंट के पार्टिकल्स होंगे, जैसे कि मैंने वाटर मॉलिक्यूल का जिक्र किया था, वो पार्टिकल्स जो है वो फ्लो करेंगे एक ही डायरेक्शन में, यानी उस डायरेक्शन में जहां पर सॉल्वेंट की कमी होगी और सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। एग्जाम्पल हम इसकी यहाँ पे जरूर मेंशन करेंगे, क्योंकि एग्जाम्पल से ये बहुत ज्यादा क्लियर हो जाता है डिफ्यूजन का प्रोसेस और ऑस्मोसिस का प्रोसेस। तो डिफ्यूजन की एग्जाम्पल में हम लिखेंगे स्प्रेडिंग ऑफ इंक व्हेन अ ड्रॉप इज पुट इन अ ग्लास ऑफ वाटर। एक पानी का ग्लास है, उसके अंदर अगर हम इंक का एक ड्रॉप डालते हैं तो आप देखेंगे कि थोड़ी देर में वो इंक का जो ड्रॉप है वो पूरे वाटर के ग्लास में जो है वो स्प्रेड आउट हो जाता है, स्प्रेड फैल जाता है वो। तो इस प्रोसेस को, जिसमें हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करने लग गई, जिसमें किसी भी किस्म की परमिएबल मेम्ब्रेन की, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की जरूरत नहीं पड़ी, उसको हम डिफ्यूजन कहते हैं। जबकि ऑस्मोसिस के एग्जांपल में हम ये लिखेंगे कि श्रिंकिंग ऑफ पोटैटो स्लाइस व्हेन केप्ट इन कंसंट्रेटेड सक्रोज शुगर सॉल्यूशन। अगर हम किसी भी पोटैटो के स्लाइस को, यानी आलू का हम एक स्लाइस ले लें और उसको हम एक ऐसे सॉल्यूशन के अंदर रखें जहां सक्रोज यानी शुगर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो जो पोटैटो का स्लाइस होगा, जो आलू का स्लाइस होगा, उसमें श्रिंकिंग होना शुरू हो जाएगी, यानी उसके अंदर से वाटर का मॉलिक्यूल जो है वो बाहर की तरफ मूव करने लग जाएंगे।
ये हमारे कुछ डिफरेंसेस थे जो हम लोगों ने आज के टॉपिक में कवर किए हैं। उम्मीद है आप लोगों को इसका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा इन सारे डिफरेंसेस का। अगर कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आई है, कोई डिफरेंस या कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा और अपनी फीडबैक्स भी दीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक में अब आपको डिफरेंट मुख्तलिफ जो है वो और डिफरेंसेस जो है वो उनके बारे में मैं आपको कॉन्सेप्ट दूंगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।